Hello everyone. Today we are going to start class 9 physics. Actually friend, first of all, before starting physics topic, I want to tell you about the basic structure or the meaning of a science. See the student, what is the meaning of science? एक्चुअलिटी में क्या है कि 8th क्लास तक जो हमने साइंस को पढ़ा है वो एक कंबाइंड फॉर्म में हमने क्या किया है, स्टडी किया है उसका. बट आफ्टर दैट 8th क्लास साइंस जो है वो कई सारी ब्रांचेस में क्या हो जाती है फ्रेंड, डिवाइड हो जाती है. तो एक्चुअलिटी में ऐसा क्यों होता है? तो देखिए एक्चुअलिटी में क्या है कि 8th क्लास तक जो हम साइंस पढ़ते हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म्स पढ़ते हैं किसका, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस का. लेकिन 9th क्लास में आने के बाद क्या होता है कि जो साइंस की जो ब्रांच है, एक्चुअली में साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन उन्हीं ब्रांचेज में से दो मेन ब्रांचेज होती है, जैसे कि फिजिकल साइंस होती है हमारी और बायोलॉजिकल जो साइंस होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. उसको सेपरेट करने का रीजन ये रहता है फ्रेंड कि उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से जो हमारे वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं वो फिजिक्स टॉपिक के ऊपर होंगे फ्रेंड. फिजिक्स का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम डिफाइन करने वाले हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिलेबस भी बताने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन सा चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि फ्रेंड साइंस का मतलब क्या होता है. तो एक्चुअलिटी में फ्रेंड जो ये साइंस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है साइंटिया. क्या मतलब होता है फ्रेंड? साइंटिया. दैट मीन्स साइंटिया वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ब से लिया गया है जिसका जो क्या होता है वर्ड, दैट इज साइंटिया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिया? और इस साइंटिया का जो मतलब होता है दैट इज टू नो. क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? टू नो. टू नो का मतलब होता है नॉलेज, हम इसको कह सकते हैं. अब लैटिन वर्ब की बात करें तो साइंटिया इसका मतलब होता है. अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में जो साइंस है उसको क्या कहते हैं? तो संस्कृत में जो साइंस को वर्ड लिया गया है दैट इज विज्ञाना. दैट इज विज्ञाना. और अरेबिक की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अरेबिक में भी साइंस को बोला जाता है. अगर हम अरेबिक की बात करते हैं तो अरेबिक में जो साइंस को बोला जाता है दैट इज इल्म. क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? इल्म बोला जाता है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? साइंस को ही पढ़ रहे हैं कि एक्चुअलिटी में साइंस क्या है. साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि क्या होता है, साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो. अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञाना कहते हैं. और अरबिक की बात करें तो अरबिक में साइंस को हम क्या बोलते हैं? इल्म बोलते हैं. और इन तीनों का जो मीनिंग होता है, अगर हम तीनों के मीनिंग की बात करें तो इन तीनों का जो मतलब निकल के आता है कंबाइंड, अगर हम मतलब नॉलेज उसकी बात करें तो उसका मतलब होता है नॉलेज. क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? नॉलेज. तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? द मीनिंग ऑफ साइंस इज टू प्रोवाइड नॉलेज. तो इससे हमें क्या आइडिया मिला है कि फ्रेंड जो साइंस होता है उसका मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है. तो हम साइंस की जो डेफिनेशन देते हैं वो डेफिनेशन ये देते हैं, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड अ साइंस. इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो ह्यूमन जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो नॉलेज को गेन करते हैं और उन सभी चीज को एक सिस्टमैटिक वे से अरेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं. ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है जैसे कि नाइट और डे का ड्यूरेशन. आप जानते हैं जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है. तो जिस तरीके से रात होती है और दिन होता है ये रेगुलर इंटरवल में होने वाली चीजें होती है. तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? इसको स्टडी करता है. हम जैसे फैन का रोटेशन हो रहा है फ्रेंड, और बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं उन सभी में क्या होता है फ्रेंड? साइंस छुपा होता है. तो बेसिकली साइंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? नॉलेज होता है. अब हम बात करने वाले हैं कि साइंस के किस ब्रांच के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं.
तो एक्चुअलिटी में फ्रेंड्स क्या होता है कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन हम दो ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उन ब्रांचेस के बारे में हम बताते हैं। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। So basically we are studying about two types of science branches. One is physical and another is biological. See friend, बेसिकली साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन हमें दो ब्रांचेस के बारे में स्टडी करनी है। एक ब्रांच होती है फिजिकल और दूसरी होती है बायोलॉजिकल। What is the meaning of physical and what is the meaning of biological? Physical science means the science which deals with the study of non-living things. That means in physical science we deals with the study of non-living things. See friends, in physical science we deals with the study of non-living things, and in biological science we deals with the study of living things. नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी होती है वो किस में होती है फ्रेंड? फिजिकल साइंस के अंदर आता है। और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या होता है? जिसमें की स्टडी होती है किसकी? लिविंग थिंग्स के बारे में। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड, एक्चुअलिटी में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन आता है वो हमारा किसके अंदर आता है? फिजिकल साइंस के बारे में आता है। क्योंकि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो सारी चीजें होती है जनरली क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। हम लॉज के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल में क्या क्या आता है? दैट इज बायोलॉजी, जूलॉजी, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल में क्या होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की जाए, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल जिसमें कि लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है? फिजिक्स है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अब ये इंट्रोडक्शन जो था आपको वो इसी के लिए था कि आपको एक्चुअलिटी में ये पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है वो किस ब्रांच में आती है और उसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। तो देखिए आगे, फिजिक्स। एक्चुअलिटी में फ्रेंड जो वर्ड फिजिक्स है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। दैट मीन्स फिजिक्स वर्ड केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूजेस। क्या मतलब, क्या वर्ड है फ्रेंड्स? वो फ्यूजेस वर्ड है। और फ्यूजेस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्यूजेस से। और फ्यूजेस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? नेचर होता है। इसका मतलब, फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? नेचर हुआ। और अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में जो फिजिक्स को लिया जाता है या जिस वर्ड से संस्कृत में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसको बोलते हैं भौतिकी।
क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? भौतिकी बोला जाता है। जैसे कि हम कई बार पढ़ते हैं ना, भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक जो शब्द है वो कहां से लिया गया है फ्रेंड्स? संस्कृत से लिया गया है। और इनका दोनों का जो मतलब होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? नेचर। क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब नेचर होता है। तो इसका मतलब फिजिक्स क्या हुआ? दैट मीन्स फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि नेचर और नेचर से जुड़े हुए फिनोमिनाओं के बारे में क्या होता है? स्टडी होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फिजिक्स बोलते हैं। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है कि हमें स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? नेचर को, और नेचर से जुड़े हुए जो भी फिनोमिना है उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? फिजिक्स बोलते हैं। और यही फिजिक्स हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, ये साइंस के बारे में था, ये फिजिक्स के बारे में था जो हमें पढ़ना है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले फ्रेंड जो क्लास 9th का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं, उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि जो 9th क्लास में जो हमें चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, तो हमें 6 चैप्टर्स क्या करने हैं फ्रेंड? डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज मोशन। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, एक्चुअलिटी में मोशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मोशन में देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसी से स्टार्ट होता है, मोशन से। मोशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मूवमेंट होता है। जैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं आपको हर एक चैप्टर का। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो बेसिकली मोशन में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, स्पीड पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्राफ की हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो ये मेन जो टॉपिक है वो हम इनको क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स? स्टडी करेंगे मोशन चैप्टर के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड चैप्टर में हम फ्रेंड्स क्या स्टडी करने वाले हैं? फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद हम स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो मोशन के लॉज हैं उनको स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर आता है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये तीनों जो लॉ हैं इनको हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स? स्टडी करने वाले हैं। फिर डेरिवेशंस इनको सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर इज ग्रेविटेशन। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है फ्रेंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में फ्रेंड्स हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और सबसे मेन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें केप्लर्स के जो लॉ हैं दैट इज केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन,
ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको सुनना है और समझना है कि इन इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स में। और इसके अलावा भी जो टॉपिक है उनको भी हम स्टडी करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं चैप्टर्स में। फोर्थ चैप्टर जो है फ्रेंड्स वो हमारा फ्लोटेशन है, और फ्लोटेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज क्योंकि उसमें फ्लूइड के बारे में क्या होती है, स्टडी होती है। फ्लूइड जो भी लिक्विड फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल आता है हमारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो शिफ्ट वाला जो फिनोमिना आता है, बायोन्सी वाला जो फिनोमिना मैं बात करूं तो बायोन्सी, इन टॉपिक्स को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। फिफ्थ चैप्टर की अगर हम बात करते हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर में हमें क्या पढ़ना है, वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के टाइप्स के बारे में हमें डील करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज पावर एंड न्यूमेरिकल्स। पावर के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है दैट इज साउंड, इस साउंड वाले चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, दैट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसीज, ईयर स्ट्रक्चर। ईयर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड जो इनके अंदर आएंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो सिलेबस है बहुत आसानी से और बहुत टाइम से फिनिश हो जाएगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर डेली आप इन लेक्चर्स को, इन वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, समझते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम फिजिक्स का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि जब एग्जाम टाइम आए तो आपको किसी भी तरह की कोई डाउट और क्वेरी ना रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं मोशन चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, मोशन चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग मोशन चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा जो टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो उसको बताना चाहूंगा कि मोशन का एक्चुअलिटी में मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह की टर्म्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेस्ट एंड अनदर इज मोशन। दो टर्म्स को हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। अब फ्रेंड्स रेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज, that means object cannot change its position, object cannot change its position according to time। that means जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। और मोशन को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, क्योंकि मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन मीन्स मूवमेंट। क्या मतलब होता है मोशन का, मूवमेंट। क्या एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, द मीनिंग ऑफ मोशन इज मूवमेंट। और मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब एक बात बताइए फ्रेंड, जैसे कि ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है रेस्ट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद ब खुद ही मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब इस बोर्ड को मूव कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। और उसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें
तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या आता है, फोर्स आता है। फोर्स वो फैक्टर है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज होता है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कहेंगे। जितना स्पीड से जा रहा है उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना है उसका। और हम ये कहेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अब चेंज होती है तो वो किसकी वजह से होती है, वो फोर्स की वजह से होती है। उस ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं से फोर्स लगता है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मोशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दो चीजें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस की है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी दो पॉइंट है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो देखते हैं फ्रेंड्स स्केलर और वेक्टर। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब फ्रेंड्स ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअलिटी में स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। ठीक है फ्रेंड, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं वो क्वांटिटीज जिसके अंदर क्या रहता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, वो किस तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी कही जाती है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्रेंड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी है। तो बेसिकली एग्जांपल क्या रहेगा स्केलर क्वांटिटीज का, दैट इज स्पीड, ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये किस तरह की क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है जिनमें केवल क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे स्पीड कितना है फ्रेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। देखिए फ्रेंड, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब एक क्वांटिटी तो वो हो गई जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, और एक क्वांटिटी वो हो गई जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है जिनके अंदर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। अब फ्रेंड देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सी है। हमने अभी तक ना तो डिस्टेंस पढ़ा है, ना ही हमने डिस्टेंस पढ़ा है, ना ही हमने वेलोसिटी पढ़ा है, और ना ही हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। तो बच्चों के मन में ये डाउट रहेगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी था कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें क्या होता है, किसी में तो मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी हम कहते हैं। ये जो टॉपिक्स है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अब इसके बाद। लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि स्केलर वेक्टर होते क्या क्या है।
अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को अगर जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी का v से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर एरो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एरो। तो जिस भी टर्म के ऊपर ये एरो होता है, इसका मतलब वो किस तरह की क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपोनेंट के ऊपर अगर ये एरो का साइन मिलता है वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये इनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उनमें वेक्टर्स लॉ आते हैं, अलग अलग आते हैं, वो हमें डिस्कस नहीं करने हैं। हमारे को सिंपल लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। जैसे वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर उसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वेक्टर क्वांटिटी को। बेसिकली एरो क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें स्केलर भी है और डायरेक्शन भी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन पढ़ने वाले हैं, मोशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मोशन के टाइप्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोशन के टाइप्स के बारे में।